Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 9th, chapter 3, that is electoral politics. Our today's topic is Indian election system. हिंदुस्तान में इलेक्शन सिस्टम का कैसा निज़ाम है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे, हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह से हिंदुस्तान के इलेक्शन को जमहूरी कहलाएंगे, हम कैसे कह सकते हैं। इसलिए हमें उसकी प्रोसेस को समझना होगा, इसमें जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं। फाइन। सो पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर इलेक्शन जो इंटरवल्स में होता है या रेगुलरली होता है हर 5 साल के बाद, वो होता है लोकसभा के लिए या असेंबली इलेक्शंस जिन्हें हम कहते हैं। असेंबलीज को हम विधानसभा भी कहते हैं, वो जो हर 5 साल के बाद होता है। फाइन। और फिर हर 5 साल के बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनकी फिर टर्म ख़त्म हो जाती है। इस तरह से फिर लोकसभा या विधानसभा वो फिर डिज़ोल्व की जाती है, मनसूख की जाती है। इस तरह से हमें याद रखना चाहिए कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस को ही हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। फाइन। और बाज़ औक़ात क्या होता है, ऑन स्पेसिफिक टाइम्स ड्यू टू द डेथ ऑफ ए कैंडिडेट, जो मुंतखब नुमाइंदा होता है उसकी डेथ होने की वजह से या उसकी रिजिग्नेशन की वजह से हमें नए सिरे से इलेक्शन करानी पड़ते हैं। उस वक्त हम कहते हैं कि ये इट्स अ बाई इलेक्शन। फाइन। सो बाई इलेक्शन क्या होते हैं, ड्यू टू द डेथ ऑफ ए कैंडिडेट और रिजिग्नेशन ऑफ ए कैंडिडेट, जो मुंतखब नुमाइंदा होता है उसकी डेथ की जो सीट फिर खाली हो रहती है, उसको फिल करने के लिए हम बाई इलेक्शंस करते हैं। सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट। अब हम पहले समझेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं, जो स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजी उसको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सिंपल टर्म्स वी कैन से, ये जो हल्के इंतखाब होता है उसे हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए ये जो जोग्राफिकल एरिया होता है मुल्क का, उसको तकसीम किया जाता है इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फाइन। वो लोकसभा की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। और फिर हर एक नुमाइंदा एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे लोग वोट डाल के मुंतखब करते हैं। इस तरह से जो लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मुल्क के हिस्से हुए जो बड़े होते हैं विद रिस्पेक्ट टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दे आर 543। इट मीन्स जो मुल्क के 543 हिस्से हुए हैं जोग्राफिकली, जो अपने नुमाइंदे लोकसभा में भेजते हैं। फाइन। इसी तरह से जो असेंबली के भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग होती हैं, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से छोटी होती हैं। फाइन, लाइक दैट। और इसके बाद हमें ये भी समझना चाहिए, जो लोकसभा इलेक्शंस में जो 543 कैंडिडेट्स पर मुंतखब करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उन्हें पार्लियामेंट मेंबर कहा जाता है, एमपी भी कहा जाता है। और जो असेंबलीज को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलएज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लाइक दैट। इसके बाद जो सेकंड जो कंसेप्ट है, दैट इज़ रिगार्डिंग रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं, जो मखसूस की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उन्हें जो हल्के इंतखाब होते हैं जो मखसूस की जाती हैं, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। फाइन। यहाँ पर जो पहली बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हर किसी जो शहरी होता है, सिटीजन होता है, उसको अपना मुंतखब नुमाइंदा, वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने का उसको हक होता है। फाइन। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो परेशान थे कि अगर हम ओपनली इलेक्टोरल कंपटीशन करेंगे, जो ये जद्दोजहद होती है जीतने की, जो जद्दोजहद रहती है, इसमें जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो कमज़ोर तबका होगा हमारे समाज का, उनके पास उतने मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास उतनी तालीम भी नहीं होती है, बाज़ औक़ात उनके पास वो कंटेक्ट्स भी नहीं होते कि वो इलेक्शन जीत पाए। फाइन। इस वजह से जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, जो अहम सेक्शन है हमारी पॉपुलेशन का, वो चंक ऑफ द पॉपुलेशन, वो पीछे रह जाते। और वो जो हमारी जमहूरियत का जो निज़ाम होता, उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बनता, वो लेस डेमोक्रेटिक होता। फाइन।
इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि देयर शुड बी ए सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर वीकर सेक्शन, जो हमारे पास वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो हमारे समाज का कमज़ोर तबका है, उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, उनके लिए मखसूस सीटें हमें रखनी पड़ेंगी। इस वजह से जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट होते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनके लिए हमारे पास रिजर्वेशन है लोकसभा में और इन सर्टन केसेस इन असेंबलीज एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं लोकसभा की बात करूंगा, पिछले पहल क्या होता था, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन होती थी वो 79 और 41 रेस्पेक्टिवली होती थी, 79 फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 41 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन आज ये बढ़कर 84 सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। फाइन, ये तनासब के हिसाब से, प्रपोर्शन के हिसाब से उनकी आबादी कितनी है। और इन सर्टन स्पेसिफिक केसेस अगर हम कुछ स्टेट्स की बात मैं यहाँ पर करूँगा, वहाँ पर जो रूरल और अर्बन बॉडीज़ में है वहाँ पर ओबीसीज के लिए भी रिजर्वेशन है। फाइन, और इतना ही नहीं, बाज़ औक़ात क्या होता है, जो हमारे पास जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देयर इज़ अ रिजर्वेशन फॉर वीमेन एज वेल, उनके लिए 1/3 सीट रिजर्व की जाती है। इट मीन्स जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का कंसेप्ट है दैट्स अ डीपर वन। फाइन, वो सिर्फ लोकसभा या असेंबलीज तक महदूद नहीं है, बल्कि वो जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, पंचायत्स होते हैं, म्यूनसिपलिटीज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी रिजर्वेशन दी जाती है, लाइक दैट। इसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे दैट्स वोटर्स लिस्ट। फाइन, वोटर्स लिस्ट क्या होता है? फाइन, इट इज सिंपली द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फाइन, जनरली क्या होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हर कोई जो कैंडिडेट होता है उसको जो विद इन रिस्पेक्ट टू ऑफ सर्टन एज उसको वोट डालने का हक होता है, वो एलिजिबल होता है वोट डालने के लिए। और इसके लिए जो ऑफिशियली जो काम करता है उसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये काम करता है जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है, इसे हम इलेक्टोरल रोल, ऑफिशियली इसका जो नाम है दैट्स इलेक्टोरल रोल। फाइन, और आम कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं इट्स अ वोटर्स लिस्ट। फाइन, ये इसलिए होता है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए वोट डालने का, क्योंकि वी बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस वजह से यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं रहना चाहिए जिसको डिनाई किया जाए वोट डालने का विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी स्पेसिफिक गुड रीज़न। और ये हर किसी जो इंसान, बेस्ट इंसान, उसको एज ए ह्यूमन बीइंग उसको ये हक होता है। और इन सर्टन केसेस हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कोई बंदा होगा जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज होंगे, या कोई अनसाउंड जो बीमार माइंड होगा, अनसाउंड माइंड होगा, उसको हम अलाउ नहीं करते हैं वोट डालने का। और जनरली हम जो भी 18 ईयर्स से एबो होगा, उसकी कोई भी कास्ट हो, उसका कोई भी मज़हब हो, उसका कोई भी कलर हो, वो औरत हो या मर्द हो, जो कोई भी शहरी हो अबो 18 ईयर्स ऑफ एज, उसको वोट डालने का हक है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फाइन, और ये अहम स्टेप है जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इलेक्शन, इसमें अहम हिस्सा है कि वोट डालने का हक। फाइन, और इससे हर किसी को मौका मिलता है अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का। लेकिन कुछ जो जैसे मैंने मेंशन किया, कुछ रेयर सिचुएशंस में, जैसे मैंने कहा क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा किसी का या अनसाउंड माइंड होगा, उसको वोट डालने का हक नहीं होता है। और यहाँ पर आपको द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट हियर इज़ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करे, या जिसे हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। और ये प्रोसेस गोइंग, इट मीन्स इट्स ऑन एंड ऑन, ये हमेशा ये प्रोसेस रहती है। फाइन, जैसे कि वोटर्स लिस्ट को, उसमें नामों को ऐड करना या डिलीट करना, अगर कोई मर गया हो या किसी और जगह मुंतकिल किया गया हो, तो उस वजह से वहाँ पर डिलीट भी करना पड़ता है और दूसरी जगह उसको ऐड करना पड़ता है। इसलिए वी नीड द रिवीजन ऑफ दिस इलेक्टोरल रोल्स, और हर 5 साल के बाद देयर इज़ अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस प्रोसेस, इसमें तरमीम की जाती है ताकि इसमें ये अपडेट रहे। और इसके लिए यहाँ पर मैं आपको मेंशन करूँगा कि इसके लिए एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी कार्ड कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इशू करता है, जिसे हम कहते हैं इपिक, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वो इशू करते हैं। फाइन, जो भी पर्सन
जिसको वोट डालने का इख्तियार हो, जो वोटर लिस्ट में होगा, उसको एपिक दिया जाता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। फाइन। वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड फिर ले सकता है जब उसको इलेक्शन जब प्रोसेस चल रही होगी, तो उस वक्त जब उसको वोट डालना हो वो उसको साथ ले सकता है। लेकिन वो कंपलसरी भी नहीं है, वो ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपके पास कोई और भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा, वो आप उसको लेकर भी, आपके पास अगर राशन कार्ड होगा या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगी, आप वो भी साथ ले सकते हैं और फिर आप वोट डाल सकते हैं। आज हमने 3 प्रोसेस को डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू आवर इलेक्शन सिस्टम। हमने डिस्कस किया कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होते हैं, और वोटर लिस्ट क्या होता है। इन द इलेक्शन लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे किया जाता है, इलेक्शन कैंपेन कैसे होती है, और फिर मसाइल जो होते हैं विद रिगार्ड टू पोलिंग एंड काउंटिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।